हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर। जी बिल्कुल, देखिए पहला चैप्टर बिल्कुल बेसिक से इसमें सब क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे। पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सामाजिक विज्ञान का यह पहला पार्ट है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बांधा होता है। यानी कि हमारे जो राष्ट्र के प्रति भाव होते हैं, प्रेम होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। जिससे वे अपनी क्या करते हैं? पहचान स्थापित करते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी कि जिसके प्रति वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं उसी राष्ट्र के प्रति यही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा यह था। इसके बाद 4 अंक या 6 अंक वाले ये उत्तर हैं, जिसमें से 4 अंक या 6 अंक का पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू की कल्पना। फ्रांसीसी कलाकार जो है वो फ्रेडरिक सेरियू की क्या कल्पना थी? तो वो थी, एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सेरियू ने सन 1848 ईस्वी में 4 चित्र बनाए। फ्रेडरिक सेरियू ने सामाजिक और जनतांत्रिक गणतंत्र की कल्पना की है। चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इनमें सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष हैं तथा ये लोग स्वतंत्रता की वंदना किए जा रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता के महिला का रूप दे दिया गया था। उसी प्रकार इस चित्र में भी है, महिला की एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। सारियू के कल्पनादर्श में दुनिया का लोग अलग अलग राष्ट्र में बंटे हुए थे। इस बात का पता लोगों का वस्त्र तथा राष्ट्रीय पोशाक तथा ध्वज अलग अलग धारण किए हुए थे से अलग था। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिलसियों की राजशाही लामवार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। यही इसमें बताया गया है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सेरियू की कल्पना क्या है। तो उन्होंने यही कल्पना किया था। कुल मिलाकर इस चित्र में यही बताया गया है कि फ्रांसीसी कलाकार ने जो 4 चित्र बनाए थे उसमें यही बताया गया है कि जो लोग हैं वो वंदना कर रहे हैं। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए वंदना किए जा रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के समय भी स्वतंत्रता का जो महिला का रूप दे दिया गया था उसमें भी इसी प्रकार दिखाया गया है। किस प्रकार की? एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो यही सब इस चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद चलते हैं कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या होता है। तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है यदि पूछा जाएगा तो बताएंगे उसमें कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने सन 1892 में 1882 में सावल विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ में प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था क्वेश्चन स्वी यूनी नेशन। ठीक, जिसका यही था, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी कि राष्ट्र जो है वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, इसका वह आलोचना करता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह एक सामाजिक और पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और ऐसे काम करने की इच्छा एक जनसमूह होने की जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। यानी कि इसमें यही बताते हैं कि राष्ट्र क्या है। तो इन्होंने बताते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है, अतीत में समान गौरव का होना, ये बताते हैं कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प का साथ मिलकर महान काम करना और ऐसे काम करने की इच्छा एक जनसमूह का होना जरूरी शर्तें, यही राष्ट्र की पहचान है।
यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, अतीत में एक समान गौरव हो उसका, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प, यही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यह इम्पोर्टेंट है कि सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद के विचारधारा से प्रभावित थी। रूढ़िवादी यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना प्रारंभिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार के बनाए रखना चाहिए। यद्यपि अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजतंत्र जैसी प्रारंभिक संस्थाओं के मजबूत बनाने में सक्षम थी। यही था सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। उसके बाद वियना संधि होती है। तो वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, एक प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करके लिए वियना से मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न थी। पहला, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए जो वो बुर्बो वंश की सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रूसिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इलाके का नियंत्रण सौंपा गया। यही सब उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उसके बाद नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा। ये देखिए जर्मनी का एकीकरण। तो सन 1848 ईस्वी के बाद राष्ट्र में यूरोप में जनतंत्र और क्रांति से अलग अलग होने लगा। जनतंत्र और क्रांति से अलग अलग होने लगा। क्या यूरोप में जो जनतंत्र था, यानी कि सन 1848 ईस्वी के बाद राष्ट्रवाद यूरोप में जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लगा। अपनी सत्ता की सुदृढ़ बनाने और राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए रूढ़िवादियों ने प्राय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। इसके कारण जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गए। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों को बहुत अधिक थी और उन्होंने सन 1848 में जर्मनी महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और सेना की शक्ति ने मिलकर दबा दी। प्रूसिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। उसके प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रूसिया की सेना और नौकरशाही की सहायता ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रूसिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया के महत्वपूर्ण मंत्रियों ने एक बैठक वर्साय के महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। में विलियम प्रथम को नए राष्ट्र की घोषणा की गई। इस प्रकार ये हुआ किसका, जर्मनी के एकीकरण। इसी प्रकार हम आगे जो एकीकरण लेकर आएंगे, यदि आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम आगे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।